मूवी की स्टार्टिंग होती है जहां पर बहुत सारे हवाई जहाज एक शहर पर हमला कर रहे होते हैं। फिर हमको एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने घर की खिड़की पर खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। फिर उस लड़के की माँ आती है जो उसे खिड़की से दूर हटती है और वहां के सारे पर्दे लगा देती है। फिर वहां उस लड़के का बड़ा भाई आता है जो उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागता है। फिर दूसरी तरफ हमको एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जो धमाकों की आवाज से डर रही होती है। फिर उसके पास उसकी बड़ी बहन आती है और उसे बाहर की तरफ लेकर भागती है। इन्हों की माँ इन सबको एक सेफ जगह पर लेकर जा रही होती है, मगर तभी जो छोटा लड़का होता है उसे अपने पिता के फोटो की याद आती है जो घर में होती है। वो उसे लेने के लिए वापस लौटकर घर की तरफ भागता है और उसके पीछे उसका बड़ा भाई भी भागता है। जैसे ही ये दोनों घर के अंदर आते हैं तो घर के बाहर एक बहुत जोर से बम ब्लास्ट होता है जिससे ये दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। फिर वो दोनों अपने पिता की फोटो उठाते हैं और उस सेफ जगत की तरफ भागते हैं। सेफ जगह पर आने के बाद जो बड़ा लड़का होता है वो अपने छोटे भाई को बहुत डांटता है, जिससे उसकी माँ उस छोटे लड़के को अपने गले से लगा लेती है। फिर हमको अगले दिन दिखाया जाता है जहां पर ये चारों बच्चे और उनकी माँ स्टेशन पर खड़ी होती है और इस स्टेशन पर पूरे शहर के लोग भी खड़े होते हैं क्योंकि इस शहर में जंग चल रही होती है। इसलिए इस शहर के लोग अपने बच्चों को इस शहर से दूर भेज रहे होते हैं। फिर इन बच्चों की माँ इन्हें गले से लगाती है और ट्रेन में चढ़ा देती है और ट्रेन वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद ये चारों बच्चे एक स्टेशन पर उतर जाते हैं। इन चारों बच्चों का नाम पीटर, एडमंड, सुसान और लूसी होता है। सुसान कहती है कि प्रोफेसर जानते थे कि हम आने वाले हैं, फिर भी उन्होंने हमको लेने के लिए किसी को नहीं भेजा। फिर कुछ देर बाद वहां पर घोड़ा गाड़ी पर एक लेडी आती है। पीटर उनसे कहता है आपका नाम मिस मैक्रेडी है। वो कहती है हाँ मैं वही हूँ। फिर वो लेडी इन चारों बच्चों को लेकर प्रोफेसर के घर आ जाती है। प्रोफेसर का घर काफी बड़ा होता है। मिस मैक्रेडी उन चारों को यहाँ के रूल्स बताती है। उनसे कहती है प्रोफेसर को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं और यहाँ दौड़ना माना है। इतने में सुसान वहां पर एक मूर्ति को छूने ही वाली होती है। मिस मैक्रेडी कहती है यहाँ पर किसी चीज को छूना भी माना है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर यह चारों बच्चे एक कमरे में बैठे बैठे बोर हो रहे होते हैं तो लूसी कहती है क्यों ना हम छुपन छुपाई खेलें। पीटर इन सबों को छुपाने के लिए कहता है। ये तीनों छुपाने के लिए जगह ढूंढते हैं। लूसी छुपाने के लिए जगह ढूंढ रही होती है तो वो एक खाली कमरे में पहुंच जाती है जहां पर वो देखी है कि इस पूरे कमरे में एक अलमारी रखी होती है जो कि सफेद कपड़े से ढकी होती है। फिर लूसी कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आती है। लूसी समझती है कि पीटर उसे ढूंढने आ रहा है तो लूसी उस अलमारी में छुप जाती है। उस अलमारी में बहुत सारे गर्म कपड़े होते हैं। लूसी उन कपड़ों के पीछे छुप रही होती है तो उसके हाथ में अचानक कुछ छुपता है जिससे वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने एक बर्फ का जंगल होता है जहां पर चारों तरफ बर्फ गिर रही होती है। लूसी बर्फ के साथ खेलते खेलते एक खंबे के पास आ जाती है जिसके ऊपर एक लाइट भी जल रही होती है, मगर तभी उसे किसी के चलने की आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो बहुत जोर से डर जाती है क्योंकि उसके सामने एक ऐसा आदमी होता है जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा होता है मगर नीचे का जानवरों जैसा। दरअसल वो एक फोर्न होता है। फोर्न भी उसे देखकर डर जाता है। ये दोनों डर के मारे छुप जाते हैं। फिर कुछ देर बाद लूसी उस खंबे के पीछे से निकलती है और उस फोर्न का कुछ सामान नीचे गिर गया होता है तो वो उसे उठाकर देने लगती है। फोर्न पहले तो उसे डर रहा होता है मगर उससे वो अपना सामान ले लेता है। फिर लूसी उससे पूछती है कि आप कौन हो। वो कहता है कि मैं एक फोर्न हूं। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम एक बोनी लड़की हो। लूसी कहती है मैं कोई बोनी लड़की नहीं हूं और मैं अपनी क्लास में सबसे लंबी हूं। फिर फोर्न उससे पूछता है कि क्या तुम एक इंसान हो। लूसी कहती है हाँ मैं एक इंसान हूं। यह सुनकर फोर्न हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहां पर कैसे आई। लूसी कहती है मैं अपने बहन भाइयों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी तो मैं छुपने के लिए एक जगह ढूंढ रही थी तो मुझे खाली कमरे में एक अलमारी दिखती है तो मैं उसमें छुप जाती हूँ और मैं इस खूबसूरत से बर्फ के जंगल में आ जाती हूँ। फोर्न उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम अभी कहाँ हो। लूसी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। फोर्न कहता है कि तुम अभी नार्निया में हो। लूसी कहती है कि ये नार्निया क्या है। फोर्न उससे कहता है कि तुम्हें सच में नहीं पता कि नार्निया क्या है।
वो उसे बताता है कि इस खंबे से लेकर पैरावेल के महल तक सब चीज नार्निया है। फिर फोर्न उसे अपना नाम बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम मिस्टर टमनस है। लूसी भी उसे अपना नाम बताती है और ये दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर मिस्टर टमनस उसे अपने घर पर चाय नाश्ते के लिए पूछते हैं। पहले तो लूसी मना कर रही होती है, मगर उसके मनाने पर वो मान जाती है। घर पर मिस्टर टमनस लूसी को आग के पास बिठाते हैं और उसे पीने के लिए गर्म चाय और कुछ खाने के लिए भी देते हैं। मिस्टर टमनस उसे बताते हैं कि यहाँ हमेशा बर्फ तो गिरती है, पर यहाँ क्रिसमस नहीं बनता, मगर तुम्हें यहाँ की गर्मियां बहुत पसंद आएंगी। और कहता है कि क्या तुम्हें पता है, हम सारे फोर्न एक धुन पर परियों के साथ पूरी रात नाचते हैं। क्या तुम वो धुन सुनना चाहोगी? लूसी कहती है, हाँ जरूर। फिर मिस्टर टमनस वो धुन बजाते हैं जिससे लूसी को आग में कुछ परछाइयां नाचती दिखती है और वो धुन सुनकर लूसी भी सो जाती है। फिर कुछ देर बाद लूसी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि मिस्टर टमनस एक कोने में बैठकर रो रहे होते हैं। लूसी उनसे पूछती है, क्या हुआ? वो कहते हैं कि नार्निया पर एक व्हाइट विच राज करती है और उसी की वजह से यहाँ पर हमेशा बर्फ गिरती है और उसका हुक्म है कि नार्निया में कोई भी इंसान दिखे तो उसे उसके हवाले कर दे। लूसी कहती है, आप ऐसा नहीं करेंगे ना मिस्टर टमनस, हम दोस्त हैं ना? यह सुनने के बाद मिस्टर टमनस लूसी को भगाकर उसी लाइट के खंबे के पास ले आते हैं जहां पर उन्हें वो पहली बार मिली थी और उसे कहते हैं, जो अपने घर चली जाओ। लूसी भागकर उस अलमारी में वापस चली जाती है। घर आने के बाद लूसी अपने बेहन भाइयों को सारी बात बताती है, जो भी उसके साथ हुआ होता है, मगर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है। फिर वो उन सबको अलमारी के पास लाती है। ये सब अलमारी को चारों तरफ से चेक करते हैं, मगर उन्हें कोई भी बर्फ का जंगल नहीं दिखता। इस बात से लूसी दुखी हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात में लूसी की अचानक आंख खुलती है और वो नार्निया के बारे में सोचने लगती है। वह चुपचाप अपने बेड से उठती है और अलमारी वाले कमरे की तरफ जाने लगती है, मगर तभी उसका छोटा भाई एडमंड उसे कमरे की तरफ जाते हुए देख लेता है और उसके पीछे आने लगता है। लूसी उस अलमारी का गेट खोलती है और नार्निया में चली जाती है। एडमंड भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ जाता है और वो देखता है कि अलमारी का गेट खुला होता है और वो भी अलमारी के अंदर चला जाता है, जिससे वो नार्निया में आ जाता है। वो देखता है कि वहां लूसी नहीं होती, इसलिए वो लूसी को आवाज देने लगता है, मगर तभी उसे किसी के भागने की आवाज आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखा है तो एक बग्घी बहुत तेजी से उसी की तरफ आ रही होती है, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है और वो बग्घी उसी के पास आकर रुक जाती है। उसमें से एक बौना आदमी तलवार लेकर उतरता है और वो एडमंड पर हमला कर देता है। वो उसे मारने वाला होता है। इतने में पीछे से एक औरत की आवाज आती है जो उसे कहती है, रुक जाओ। और वो बौना आदमी रुक जाता है। ये औरत और कोई नहीं, नार्निया की रानी व्हाइट विच होती है। इसके बारे में मिस्टर टमनस ने बताया होता है। व्हाइट विच एडमंड से पूछती है, तुम बगैर पूछे मेरी सल्तनत में कैसे आए? एडमंड कहता है, मुझे नहीं पता, मगर मुझसे पहले मेरी छोटी बहन लूसी यहाँ आई थी और वो यहाँ किसी फोन से मिली थी जिसका नाम मिस्टर टमनस है। ये सुनने के बाद व्हाइट विच उसे बड़े प्यार से पूछती है कि तुम कितने लोग हो? वो कहता है कि हम 4 लोग हैं। फिर व्हाइट विच एडमंड को अपनी बग्घी में अपने पास बैठालती है और उसे अपने जादू से गर्म चाय बनाकर पीने के लिए भी देती है। उसका जादू देखकर एडमंड हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या आप मेरे लिए तुर्किश डिलाइट बना सकती है? फिर वो उसे अपने जादू से तुर्किश डिलाइट भी बनाकर देती है। एडमंड तुर्किश डिलाइट खाने लगता है। फिर व्हाइट विच उसे अपनी बातों में फंसती है। वो उससे कहती है, एडमंड, तुम्हें तो पता है मेरा कोई बारिश नहीं है, मेरे बाद तुम ही को तो मेरी सल्तनत संभाली है। एडमंड लालची होता है, इसीलिए वो उसकी बातों में आ जाता है। वो उससे कहती है कि तुम अपने बहन भाइयों को लेकर मेरे महल आ जाना। फिर वो उसे अपना महल दिखाती है जो 2 पहाड़ों के बीच में होता है और उसे वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। फिर तभी वहां पर लूसी आ जाती है और वो एडमंड को वहां देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे व्हाइट विच के बारे में भी बताती है। कहती है कि वो बहुत बुरी रानी है और उसी की वजह से यहाँ पर हमेशा बर्फ गिरती है। फिर वो एडमंड को लेकर घर आ जाती है और अपने बड़े बहन भाइयों के पास जाती है। उन्हें जगाकर बताती है कि वो बर्फ का जंगल सच में है। इस बार एडमंड भी वहां गया था, मगर एडमंड साफ साफ मना कर देता है और उसे कहता है कि आजकल के बच्चे ये मनगढ़ंत कहानी बनाना कब छोड़ेंगे।
इस बात से लूसी रोने लगती है और भागकर वहां से चली जाती है। आगे जाकर वो प्रोफेसर से टकरा जाती है और उनसे चिपक कर रोने लगती है। सौर की आवाज से वहां मिस मैक्रेडी भी आ जाती है। प्रोफेसर लूसी को उनके साथ भेज देते हैं और खुद सुसान और पीटर के पास जाते हैं। सुसान उनसे कहती है लूसी डर गई है। उसे लगता है खाली कमरे में जो अलमारी रखी है उसके अंदर एक बर्फ का जंगल है। ये सुनने के बाद प्रोफेसर हैरान हो जाते हैं और उन दोनों से कहता है वो तुम्हारी बहन है, तुम उस पर विश्वास करना चाहिए। फिर अगले दिन ये चारों घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। एडमंड बॉल को जैसे ही हिट करता है तो बॉल खिड़की में जाकर लगती है, जिससे उसका कांच टूट जाता है। इतने में अंदर से मिस मैक्रेडी की आवाज आती है, जो बहुत गुस्से में होती है। उनसे बचने के लिए ये चारों भागकर उसी कमरे में आ जाते हैं जिसमें अलमारी रखी होती है, और ये सब अलमारी के अंदर चले जाते हैं, जिससे ये चारों नार्निया में आ जाते हैं। ये देखकर पीटर और सुसान हैरान हो जाते हैं। ये वही बर्फ का जंगल होता है जिसके बारे में इन्हें लूसी बता रही होती है। फिर ये तीनों लूसी को सॉरी बोलते हैं। फिर सुसान कहती है अब हमें घर वापस चलना चाहिए, मगर एडमंड घर नहीं जाना चाहता। वो इन्हें व्हाइट विच के महल ले जाना चाहता है, इसलिए वो कहता है हमें ये जंगल थोड़ी देर घूमना चाहिए। पीटर कहता है कि लूसी तय करेगी हमें कहां जाना चाहिए। इस बात से लूसी खुश हो जाती है और वो इन सबको मिस्टर टमनस से मिलवाने उनके घर ले जाती है। घर जाकर ये सब देखते हैं कि उनका सामान इधर उधर पड़ा होता है और वहां मिस्टर टमनस भी नहीं होते हैं। फिर उन्हें दीवार पर लगा हुआ एक नोट मिलता है। उसे पर लिखा होता है मिस्टर टमनस पर नार्निया की रानी के खिलाफ गद्दारी का आरोप है। उसने इंसानों से दोस्ती करी और उन्हें बचाया, अभी इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया है। ये सुनने के बाद सुसान कहती है अब हमें यहां से चलना चाहिए, मगर लूसी कहती है हमें मिस्टेक टमनस की मदद करनी चाहिए। सुसान उसे समझती है कि उन्हें इंसानों की मदद करने के लिए ही गिरफ्तार किया गया है। लूसी कहती है कि वो इंसान में ही हूं जिसके चक्कर में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिर उन्हें घर के बाहर किसी चीज की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखते हैं तो वहां पर एक बीबर होता है जो इंसानों की तरह बोल सकता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर बीबर लस्सी को उसका रुमाल देता है जो उसने मिस्टर टमनस को दिया होता है। फिर वो इन सबको अपने घर लेकर जाता है, जहां पर बीबर की एक वाइफ भी होती है जो इन सबको देखकर बहुत खुश होती है। फिर बीबर इन सबको एक भविष्यवाणी के बारे में बताता है, जिसके हिसाब से ये चारों बच्चे व्हाइट विच को हराकर नार्निया के लोगों को उसके जादू से आजाद करेंगे, और वो उन्हें किसी असलान के बारे में भी बताता है। वो चारों बच्चे कहते हैं कि ये असलान कौन है। बीबर कहता है कि वही यहाँ का असली राजा है और वो अपनी सेना के साथ स्टोन टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मगर उन चारों बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो बीबर की वाइफ उन्हें समझती है कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक भविष्यवाणी हुई थी। इसके हिसाब से आदम के 2 बेटे और इफ की 2 बेटियां व्हाइट विच को हराकर नार्निया पर यमन कायम करेंगे। मगर पीटर उनसे कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम वो 4 लोग नहीं हैं, और वहां से जाने लगता है। फिर वो एडमंड को आवाज देता है, मगर एडमंड वहां नहीं होता। वो व्हाइट विच के महल जा रहा होता है। बीबर उनसे पूछता है क्या एडमंड पहले भी नार्निया आया है। वो कहते हैं हाँ, इससे पहले भी वो एक बार आया है। फिर वो बीबर इन सबको व्हाइट विच के महल लेकर पहुंचता है, जहां पर ये सब देखते हैं कि एडमंड उस महल के अंदर चला जाता है। पीटर उसे बचाने के लिए जाता है, मगर बीबर उसे रोक लेता है और कहता है कि ये सब व्हाइट विच की एक चाल है। वो तुम सबको महल में बुलाकर मारना चाहती है। वो तीनों कहते हैं तो हम अपने भाई को कैसे बचाए। बीबर कहता है अब तुम्हारी मदद सिर्फ असलान ही कर सकता है, वही तुम्हारे भाई को बचा सकता है। दूसरी तरफ एडमंड महल में एक परी की पूरी सेना पत्थर से जमी हुई देखा है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तभी उसका पैर एक भेड़िए पर लग जाता है। भेड़िया उसे जमीन पर गिरा देता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो एडमंड। उसे कहता है कि मैं रानी से मिलना आया हूं, उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं आदम का बेटा हूं। ये सुनने के बाद भेड़िया उसे छोड़ देता है और उसे व्हाइट विच के पास ले जाता है। व्हाइट विच उसे अकेला देखकर उसे चिल्लाकर पूछती है तुम अपने बहन भाइयों को क्यों नहीं लाए। एडमंड उससे डर जाता है और उसे बताता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी उन्हें यहाँ लाने की, मगर वो यहाँ नहीं आए और वो इस वक्त एक बीबर के घर पर है। ये सुनकर व्हाइट विच शांत हो जाती है और उससे कहती है फिर तो तुम्हारा यहाँ आना बेकार नहीं गया। एडमंड उसे थोड़ी टर्किश डिलाइट मांगता है, मगर वो उसे अपनी जेल में डलवा देती है। फिर वो अपने भेड़ियों को बुलाती है
और उन सबको मारने के लिए बीबर के घर पर भेजती है। दूसरी तरफ वो सब यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, मगर इतने में वहां व्हाइट विच के भेड़िए आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि व्हाइट विच ने इन सबको उन्हें मारने के लिए भेजा है, मगर बीबर के घर में एक गुप्त रास्ता होता है जिसके अंदर से वो इन सबको ले जाता है। अब तक भेड़िए भी बीबर के घर में आ जाते हैं और उस गुप्त रास्ते से उनका पीछा करने लगते हैं, मगर ये सब दूसरी तरफ से बाहर निकल आते हैं और उस रास्ते को बंद कर देते हैं। वहां पर इन्हें एक लोमड़ी भी मिलती है जो असलान की तरफ होती है। ये उसे कहते हैं कि हमारे पीछे व्हाइट विच की भेड़िए आ रहे हैं। वो इन सबको पेड़ों पर चढ़ा देती है। इतने में वहां भेड़िए भी आ जाते हैं और उस लोमड़ी को मुंह में दबा लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो लोग कहाँ गए हैं। लोमड़ी उनसे झूठ बोल देती है और उन्हें गलत रास्ता बता देती है। वो सब लोमड़ी को छोड़कर उस गलत रास्ते पर चले जाते हैं। फिर ये पेड़ पर से उतरकर लोमड़ी को देखते हैं तो वो घायल होती है, मगर वो इनसे ये कहती है, मुझे असलान के लिए और भी लोग इकट्ठे करने हैं। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एडमंड को जहां पर बंद कर होता है वहां पर मिस्टर टमनस भी होते हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, मगर इतने में वहां व्हाइट विच आ जाती है। वो एडमंड से कहती है, हमने तुम्हारे बहन भाइयों को चारों तरफ ढूंढा मगर वो हमें कहीं नहीं मिले और अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। ये कहकर वो उसे मारने वाली होती है तो एडमंड उसे कहता है कि बीबर ने किसी असलान का नाम दिया था। असलान का नाम सुनकर व्हाइट विच हैरान हो जाती है और उसे असलान का पता पूछता है, मगर एडमंड कहता है, मुझे नहीं पता, मैं वहां से पहले ही निकल आया था क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था। फिर व्हाइट विच मिस्टर टमनस से पूछती है, तुम्हें पता है कि तुम यहां क्यों हो? मिस्टर टमनस कहते हैं, हाँ, मेरा मकसद नार्निया की आजादी है। व्हाइट विच उनसे कहती है, नहीं, तुम यहां पर एडमंड की वजह से हो, जिसने मुझे तुम्हारी खबर दी थी, वो भी कुछ चॉकलेट्स की खातिर। मिस्टर टमनस बड़ी हैरानी से एडमंड की तरफ देखते हैं, मगर एडमंड शर्म से अपनी निगाह नीचे कर लेता है। दूसरी तरफ बीबर इन सबको वहां पर लेकर जा रहा होता है जहां पर असलान होता है। तभी इन्हें किसी के पैरों की आवाज आती है। ये जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बग्घी बहुत तेजी से इन्हीं की तरफ आ रही होती है। ये समझते हैं कि व्हाइट विच इनके पीछे आ रही है, इसलिए ये सब वहां से भागते हैं और एक छोटी सी गुफा में छुप जाते हैं और वो बग्घी गुफा के पास आकर रुकती है। तभी बीबर बाहर चेक करने जाता है और वो इन सबको भी बाहर बुलाता है। ये सब बाहर जाकर देखते हैं तो वहां पर सेंटा होते हैं और वो बग्घी भी उन्हीं की होती है। सेंटा उनसे कहते हैं, तुम्हारे आने से व्हाइट विच की शक्तियां काम हो रही हैं और यहां पर 100 सालों से कभी क्रिसमस नहीं बना, मगर अब धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सेंटा इन तीनों को गिफ्ट्स भी देते हैं जो उनके जंग में काम आएंगे। संता लूसी को एक ऐसी दवाई देते हैं जिसे वो किसी भी घायल को पिलाएगी, उससे उसका जख्म ठीक हो जाएगा। सेंटा सुसान को तीर कमान और एक भोपू देते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुम कहीं भी तकलीफ में हो तो इसे बजाना, मदद तुम्हारे पास खुद आ जाएगी। सेंटा पीटर को एक तलवार देते हैं और उसे कहते हैं, ये लड़ाई में तुम्हारे बहुत काम आएगी। फिर सेंटा सबको मैरी क्रिसमस कहकर वहां से चले जाते हैं। आगे जाकर इन सबको एक नदी मिलती है जो बर्फ से जमी होती है। ये सब नदी पार कर रहे होते हैं। तभी वहां व्हाइट विच के भेड़िए आ जाते हैं, मगर तभी नदी पर से बर्फ हट जाती है और ये सब कैसे भी कर नदी को पार कर लेते हैं। फिर व्हाइट विच भी एडमंड को लेकर नदी के पास आ जाती है और वो भेजिए उस लोमड़ी को भी पकड़ लाते हैं जिसने उन्हें गलत रास्ता बताया था। व्हाइट विच उस लोमड़ी को मारने ही वाली होती है। तभी उसे बचाने के लिए एडमंड उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि बीबर ने किसी स्टोन टेबल का नाम लिया था और कहा था कि वहां पर असलान की एक खुद की सेना है। यह सुनकर व्हाइट विच थोड़ा परेशान हो जाती है और उस लोमड़ी को अपनी छड़ी से पत्थर का बना देती है। फिर वो अपने भेड़ियों को आदेश देती है, जाओ, सबको इकट्ठा करो, अगर असलान को जंग ही पसंद है तो हम भी जंग का जवाब जंग से देंगे। दूसरी तरफ ये सब वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर असलम है। फिर ये सब एक टेंट के पास जाकर एक घोड़े से कहते हैं, हमें असलान से मिलना है। तभी टेंट के अंदर से एक शेर निकाल कर आता है जिसका नाम असलान होता है। असलान दरअसल एक शेर होता है। ये सब घुटनों पर बैठकर उसका स्वागत करते हैं। असलान भी पीटर, सुसान, लूसी और दोनों बीबर का स्वागत करता है। फिर वो उनसे एडमंड के बारे में पूछता है। वो कहते हैं, हमारा भाई व्हाइट विच की कैद में है। फिर असलान पीटर को एक पहाड़ पर ले जाता है और उसे एक महल दिखता है।
जिसका नाम केयर पैराबेल होता है। वो उसे कहता है, उस महल में 4 तख्त है, जिसमें से एक पर तुम बैठोगे और बाकियों पर तुम्हारे बहन भाई। क्या तुम्हें भविष्यवाणी पर कोई शक है? पीटर कहता है, नहीं, मगर मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हो। असलान पीटर को बताता है कि एक बहुत ही गहरा और हमसे ताकतवर जादू नार्निया पर राज करता है। वही सही और गलत में अंतर बताता है और वही हमारी तकदीर भी तय करता है। मैं तुम्हारे भाई को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा, मगर तुम्हें भी मेरा जंग में साथ देना पड़ेगा। दूसरी तरफ सुसान और लूसी नदी के किनारे खेल रही होती है। तभी वहां पर व्हाइट वीच के भेड़िए आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर सुसान वो भोपू बजा देती है जो उसे सेंटा ने दिया होता है। उसकी आवाज सुनकर पीटर और असलान वहां आ जाते हैं। वो सारे भेड़ियों को मार देते हैं और एक भेड़िए को जिंदा छोड़ देते हैं। असलान अपने लोगों से उसके पीछे भेजता है। असलान के लोग उस भेड़िया का पीछा करते वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर एडमंड होता है। वो लोग वहां पर सभी को मारकर एडमंड को अपने साथ ले आते हैं। अपने भाई को देखकर ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। असलान इनसे कहता है, जो हो गया अब उसके बारे में एडमंड से कोई बात नहीं करेगा। ये कहकर वो वहां से चल जाता है। फिर अगले दिन व्हाइट विच वहां आती है। वो असलान से कहती है, तुम्हारे बीच एक गद्दार है। क्या तुम नार्निया के नियम और कानून भूल गए? असलान उससे कहता है, मुझे नार्निया के नियम और कानून के बारे में मत बताओ, वो मेरे सामने ही लिखे गए थे। फिर वो उससे कहती है, फिर तो तुम्हें पता ही होगा, हर गद्दार मुझे सौंपा जाता है और उसका खून मेरी संपत्ति है। अगर वो लड़का मुझे नहीं मिला तो नार्निया आग और पानी के खैर से तबाह हो जाएगा। फिर असलान व्हाइट विच से अकेले में बात करने के लिए अपने टेंट में बुलाता है। कुछ देर बाद दोनों टेंट से बाहर आते हैं। असलान सबसे कहता है कि व्हाइट विच ने एडमंड की जान बख्श दी है। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और व्हाइट विच अपने लोगों को लेकर वहां से चली जाती है। लूसी असलान की तरफ देखती है तो वो खामोश होता है। वो समझ जाती है कि कोई ना कोई बात है। फिर उसी रात को असलान कहीं जा रहा होता है। उसे जाते हुए लूसी और सुसान भी देख लेती है। वो उसका पीछा करने लगती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो दोनों देखी है कि असलान स्टोन टेबल पर जा रहा है। व्हाइट विच पहले से ही अपने लोगों के साथ वहां पर होती है। व्हाइट विच के लोग असलान के हाथ पैर बांधकर उसे जमीन पर गिरा देते हैं और उसके लंबे बालों को काटते हैं। फिर उसे घसीटकर व्हाइट विच के पास स्टोन टेबल पर ले आते हैं। व्हाइट विच असलम से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी जान देकर उस गद्दार की जान बचा लोगे? तुम ऐसा करके किसी की जिंदगी नहीं बचा सकते। और अपने चारों तरफ चिल्लाकर कहती है, आज गहरे जादू की तामीर होगी और कल से हम नार्निया पर राज करेंगे। और ये कहकर असलान के अंदर एक खंजर घुसा देता है जिससे वो मर जाता है। ये देखकर लूसी और सुसान रोने लगते हैं। फिर व्हाइट विच अपने लोगों को जंग की तैयारी करने का आदेश देती है और वहां से चली जाती है। व्हाइट विच के जाने के बाद लूसी और सुसान वहां आते हैं। लूसी असलान को अपनी दवाई पिलाने लगती है जो उसे सेंटा ने दी होती है, मगर सुसान उससे कहती है, अब इसका कोई फायदा नहीं है, अब वो मर चुके हैं। ये सुनकर लूसी उदास हो जाती है और ये दोनों असलान के गले लगकर रोने लगते हैं। फिर वहां बहुत सारे चूहे आते हैं जो असलान की राशियों को काटने लगते हैं, जिससे वो बंदा होता है। दूसरी तरफ सबको ये बात पता चल गई होती है कि व्हाइट विच आज उनसे जंग करने के लिए आ रही है, जिससे वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। एडमंड पीटर से कहता है, अब तुमको असलान की जगह लेनी होगी। उसको तुम पर बहुत भरोसा था और मुझको भी है। ये सुनकर पीटर में हिम्मत आती है और वो अपनी सेना को लेकर जंग के मैदान में खड़ा हो जाता है। फिर सामने से व्हाइट विच की सेना आती है जो तादाद में इसे दुगनी होती है और उसमें बड़े बड़े मॉन्स्टर्स भी होते हैं। फिर इनकी सेना में और व्हाइट विच की सेना में युद्ध शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ सुसान लूसी से कहती है, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। ये दोनों वहां से जा रही होती है। तभी इन्हें पीछे से किसी चीज की आवाज आती है। ये दोनों जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो स्टोन टेबल टूटा होता है और वहां पर असलान भी नहीं होता है। ये देखकर ये दोनों हैरान हो जाती है, मगर तभी असलान इनके सामने आ जाता है। वो बिल्कुल सही सलामत होता है। उसे जिंदा देखकर ये दोनों खुश हो जाती है और उसके गले से लग जाती है। फिर असलान इन्हें बताता है कि अगर स्टोन टेबल पर किसी निर्दोष को गद्दार की मौत मरेंगे तो स्टोन टेबल टूट जाएगा और वो निर्दोष भी जिंदा हो जाएगा। लेकिन व्हाइट विच रानी तो बन गई।
मगर उसे अभी तक जादू का सही मतलब नहीं पता। फिर सुसान असलान से कहती है, हमने पीटर को खबर भेजी थी कि आप नहीं रहे और वहां तो युद्ध भी छिड़ गया होगा। असलान कहता है, तुम चिंता मत करो, और उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठता है और व्हाइट विच के महल लेकर पहुंचता है। वहां पर लूसी मिस्टर टमनस को देखती है जो पत्थर से जमे होते हैं। उन्हें ऐसा देखकर वो रोने लगती है, मगर तभी असलान उन पर एक फूंक मारता है जिससे वो पहले जैसे हो जाते हैं। फिर असलान सभी मूर्तियों पर फूंक मारकर उन्हें पहले जैसा कर देता है और उन्हें जंग के मैदान की तरफ लेकर चलता है। दूसरी तरफ व्हाइट विच अपनी छड़ी से सबको को पत्थर का बना रही होती है, जिससे पीटर की सेना हारने लगती है। पीटर एडमंड से कहता है, तुम लूसी और सुसान को लेकर यहां से चले जाओ। बीबर भी उसे वहां से लेकर जा रहे होते हैं, मगर तभी एडमंड व्हाइट विच को देखा है जो उसी के भाई की तरफ बढ़ रही होती है। उसे मारने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए एडमंड व्हाइट विच के सामने आ जाता है और उसकी बुआली छड़ी को भी तोड़ देता है, जिससे वो सबको पत्थर का बना रही होती है। छड़ी के टूटते ही व्हाइट विच और गुस्से में आ जाती है और एडमंड के अंदर अपनी तलवार घुसाकर उसे घायल कर देती है। पीटर भी ये सब देख लेता है और गुस्से से व्हाइट बीच की तरफ बढ़ता है। इन दोनों के बीच में तलवारों से लड़ाई होने लगती है, मगर तभी वहां असलान आ जाता है जो जोर से एक दहाड़ मारता है। ये देखकर व्हाइट विच हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि असलान को उसने खुद अपने हाथों से मारा होता है। पीटर भी असलान को देखकर खुश हो जाता है, मगर तभी व्हाइट विच मौके का फायदा उठाकर पीटर पर हमला कर उसे जमीन पर गिरा देती है। वो उसे मारने ही वाली होती है। इतने में असलान भाग कर आता है और उसे धक्का देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है। असलान उसके पास आता है और उसे मार देता है। व्हाइट विच के मरते ही उसकी सारी की सारी सेना एक हवा के झोंके की तरह वहां से गायब हो जाती है। फिर असलान पीटर से कहता है, अब लड़ाई खत्म हुई। फिर वहां लूसी आती है जो अपने भाई एडमंड को वही दवाई पिलाती है जो उसे सेंटा ने दी होती है। दवाई पीकर एडमंड बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर वो सभी घायल लोगों को वही दवाई पिलाती है। फिर अगले दिन असलान इन चारों को केयर पेराबेल महल लेकर जाता है और इनको इनके ताज पहनाकर वहां से चला जाता है। असलान को जाते हुए महल से लूसी भी देख रही होती है और रोने लगती है। तभी उसी के पास मिस्टर टमनस आते हैं और उसे वही रुमाल देते हैं जो कभी उसने उन्हें दिया था। जब वो रो रहे होते थे, लूसी मुस्कुराकर उस रुमाल से अपने आंसू पहुंचती है। फिर कई साल बीत जाते हैं और अब तक ये चारों बहन भाई बहुत बड़े हो चुके होते हैं। फिर एक दिन ये चारों उसी लाइट के खंबे के पास पहुंच जाते हैं जहां से ये कभी नार्निया आए थे। लूसी कहती है, ये जगह जानी पहचानी सी लगती है, और अलमारी की तरफ भागने लगती है। उसके पीछे ये सब भी भागने लगते हैं, और जब ये अलमारी की दूसरी तरफ निकलते हैं तो ये चारों उसी उम्र के हो जाते हैं जिस उम्र में ये नार्निया गए थे। और ये वक्त भी वही होता है जिस दिन इन्होंने बोल से खिड़की का कांच तोड़ा था। फिर वहां प्रोफेसर आते हैं और वो इसे कहते हैं कि तुम अलमारी में क्या कर रहे हो। पीटर उनसे कहता है, अगर हम आपको बताएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। प्रोफेसर उनकी बोल लौटाते हुए उनसे कहते हैं, बताकर तो देखो, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी फेवरेट मूवी का नाम भी कमेंट कर देना।